हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। और स्वागत है आपका P1 कोचिंग क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग जो फिजिक्स का सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें जो भी हम पहला चैप्टर पढ़ चुके थे, यूनिट एंड डायमेंशंस। उसके बाद जो अगला यूनिट है उसको मैंने आपको शायद दिखाई ना दे रहा होगा, मगर इसमें मुझे मालूम है, मैं अपना एक फ्रेम डिसाइड कर लिया हूँ कि इसमें मुझे क्या क्या पढ़ाना है, ताकि मैं लिखने का मेरा ये मेन एम है कि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ छूटे ना इसमें से, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो वो छूटे ना। और समझाना मेरा काम है, समझ में आएगा 100% आपको, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और कुछ भी होगा डाउट तो आप डायरेक्ट पूछिएगा कमेंट करके। चलिए, इसमें मैं एटलीस्ट 3 या 4 चैप्टर को मैं समअप किया हूँ। और उस तो कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर से वो छूटेगा नहीं। और सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, क्योंकि हमारा ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का जो वेटेज है 5 नंबर, तो 5 नंबर के लिए हम ज़्यादा लेंदी नहीं कर सकते हैं सिलेबस को कि हम लगातार पढ़ते रहें। इसीलिए हमें समअप करना है ज़्यादा से ज़्यादा, एक बार 4-4, 5-5 चैप्टर को समअप करना है, क्योंकि फिजिक्स आप जानते हैं कि लंबा है, हमें बस एप्लीकेशन ही पढ़ना है। मैं पहले इसके पिछले क्लास में भी बताया था आपको कि केवल एप्लीकेशन पर ही ध्यान देना है, हमें कुछ बेसिक फार्मूले पढ़ने हैं और हमें कुछ ये नहीं कि सेमेस्टर एग्जाम लिखना है या फिर बोर्ड एग्जाम लिखना है। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे, आपको बता दे रहा हूँ मैं, मोशन से कुछ टॉपिक है। उसमें न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ है। हम पढ़ेंगे मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, उसका फार्मूला देखेंगे, क्योंकि ये हर जगह आया हुआ है, इससे कुछ ना कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा हुआ है आपसे। उसका एप्लीकेशन देखेंगे, वेक्टर देखेंगे, स्केलर देखेंगे, टेंसर देखेंगे, सबका डिफिनीशन हल्का फुल्का टच करते हुए चलेंगे। क्या है फ्रिक्शन हम देखेंगे, फ्रिक्शन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है वो चीज़ें देखेंगे। उसके बाद जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, अब केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल, वो देखेंगे। फ्रिक्शन में हम देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, किसकी वैल्यू कैसे डिपेंड करती है एक दूसरे पर, ये भी देखेंगे। उसके बाद वर्क एंड एनर्जी देखेंगे, वर्क एंड एनर्जी का कन्वर्जन देखेंगे कि कैसे कैसे वर्क और एनर्जी का एक दूसरे में कन्वर्जन होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है मेरा कि स्केलर क्या होता है। स्केलर मैं इंग्लिश में लिखा हुआ है, मगर मैं बाइलिंगुअल लेके चलूँगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। मैक्सिमम मैं फोकस करूँगा हिंदी में ही रहे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और इंग्लिश का भी कोई देख रहा होगा तो उसको भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए स्केलर देखते हैं कि स्केलर का डिफिनेशन क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें केवल हम उसका वैल्यू बताते हैं, उसका मान बताते हैं, उसका मान क्या है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी भौतिक राशियों का, इसके ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, स्केलर कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे समझ में आएगा। देखिए स्केलर क्या है मेरा, जैसे आप मान लीजिए कि आयतन है, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं। आयतन क्या है, अब सिंपल कोई पूछेगा कि आयतन, इसका आयतन इतना है, मान लीजिए कोई ये बॉडी है, 3 डायमेंशन बॉडी है, इसका आयतन मान लीजिए 50 मीटर क्यूब है। ठीक, तो आप क्या बताया, कुछ आपने बताया, बस इसका क्वांटिटी बता दिया कि 50 मीटर क्यूब है। तो ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। जैसे स्पीड है, स्पीड उसके क्या है, स्केलर है। बस आप इतना जानिए कि स्पीड क्या है, स्केलर है। ठीक, और आगे देखेंगे। अब बस दिमाग में रखिए कि स्पीड को हम स्केलर में काउंट करते हैं, क्योंकि स्पीड हम किसी चीज़ का बताते हैं तो कहेंगे 5 किलोमीटर इसकी स्पीड है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। एक क्वांटिटी होती है हमारी वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें तो उसका वैल्यू के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। ऐसे भौतिक राशियों को, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। जैसे वेलोसिटी है,
ये क्या होता है हमारा काउंट, वेक्टर में काउंट होता है। डिस्प्लेसमेंट है विस्थापन, विस्थापन, ठीक। ये क्या है, गति है। वो क्या था, स्पीड, चाल। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस सही है। तो आपसे एग्जाम्पल में ही पूछेगा एग्जाम में कहीं भी कि वेलोसिटी क्या है और स्पीड क्या है, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन है, ठीक। वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। एक्सीलरेशन को क्या कहेंगे, त्वरण। त्वरण का डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, मतलब गति परिवर्तन के दर को, गति परिवर्तन के दर को, गति परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। कैसे गति परिवर्तन होता है, मान लीजिए आप किसी टाइम आपकी वेलोसिटी v1 है, आप जहाँ यहाँ रुके हुए हैं, आपने चलना स्टार्ट कर दिया, वेलोसिटी v2 हो गई, ठीक। यहाँ का भी जीरो था, मान लीजिए वेलोसिटी यहाँ जीरो था, यहाँ से यहाँ गए आप v1 हो गए, यहाँ से यहाँ v2 हो गया। कोई पूछेगा एक्सीलरेशन बताइए इन दोनों पॉइंटों के बीच का, तो क्या कैसे निकालेंगे, जो फाइनल वेलोसिटी है माइनस जो इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक अवस्था बटा एक है टाइम, कितने टाइम में चेंज हुआ। तो वही मैं बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, अर्थात गति परिवर्तन के दर को ही हम त्वरण कहते हैं, ठीक। तो इतने में जो हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें हमें बस वेलोसिटी और स्पीड को जानिए, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, इतना चाहिए आप जान के। एक चीज होता है टेंसर। टेंसर क्या होता है, टेंसर वो राशियां होती है ना तो स्केलर होती है और नहीं तो वेक्टर होती है, ऐसे राशियों को हम टेंसर कहते हैं। बस जानने के लिए जान जाइए कि हाँ टेंसर भी कुछ होता है। और इसका एग्जांपल आप जानिए, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये क्या होता है, अपवर्तनांक, पढ़ेंगे हम लाइट वाले चैप्टर में। अपवर्तनांक, इसको हम टेंसर कहते हैं। स्ट्रेस को हम टेंसर कहते हैं। स्ट्रेस देखिए, जैसे कोई बॉडी है मेरा, जैसे मान लीजिए ये रबर है, रबर का कोई ट्यूब है, ठीक। इसको हम खींचेंगे तो जो इसमें इसका जो डायमीटर कम हो जाएगा वो स्ट्रेस की वजह से होता है। कोई एक चीज है, इसको हम दबाएंगे तो स्ट्रेस होता है, एक तरह से दाब समझिए आप, समझने के लिए। ये हो जाता है टेंसर। अब टेंसर का एग्जाम्पल यानी टेंसर क्या होता है कि वो भौतिक राशियां जो तो ना स्केलर हो और ना वेक्टर हो, इसको क्या ऐसी राशियों को क्या कहते हैं, टेंसर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो जड़त्व आघूर्ण होता है उसको हम टेंसर कहते हैं। बस इतना जानिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको सवाल कहीं ना कहीं मिलेगा ही, जहां भी फिजिक्स आता होगा वहां मिलेगा, पेट में मिलेगा या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे आप, मिलेगा आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स के कितने नियम होते हैं, 3, आप इतना जानिए, ठीक। पहला स्टेटमेंट क्या होता है, पहला स्टेटमेंट ये होता है कोई भी वस्तु है यदि स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, गति कर रही तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स न लगे। समझने की देखिए आप, कोई बॉडी है यदि मूविंग कंडीशन में है, v वेलोसिटी से चल रही है, न्यूटन से एक आता है उसका फर्स्ट लॉ, तब तक चलती रहेगी जब तक कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स हम न लगाएं, ठीक। यदि ये गति स्थिर अवस्था में रुकी हुई वस्तु है तो जब तक चलेगी, चलना स्टार्ट तब नहीं होगी जब तक आप इसका फोर्स नहीं लगाएंगे। ये इसका हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप गैलीलियो का भी नियम कहते हैं या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जड़त्व का नियम। तो आपसे पूछ सकता है कि गैलीलियो का नियम क्या होता है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है उसको गैलीलियो का नियम कहते हैं, और उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक। ये हो गया। इसका कुछ एग्जाम्पल हम देखें, इसका क्या एग्जाम्पल होता है, देखिए गैलीलियो का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल होता है, जैसे कोई गाड़ी है ना, ठीक। अब बैठे हुए हैं, अचानक चलना स्टार्ट हो गई, ये कोई मान लीजिए कार है, अचानक चलना स्टार्ट हो गई, फिर आप देखेंगे आप क्या होते हैं, आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं, गिर जाते हैं, है ना। आप मान लीजिए यहाँ बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं,
अचानक चलना स्टार्ट हो गया, आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आपको एग्जाम्पल देगा, जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कहीं भी, तो आपको यही एग्जाम्पल देगा। तो आपसे पूछा है कि किस वजह से होता है, तो फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ऐसे एक ऑप्शन बनाएगा, तो आपको क्लिक करना है फर्स्ट लॉ मोशन। कैसे होता है इसको देखिए आप। जैसे मान लीजिए आप ए हैं, ठीक, आप गाड़ी में बैठे हैं, ठीक, अचानक गाड़ी चलना स्टार्ट होगी, तो आपका ये जो पैर है, ठीक, इसका सरफेस में कांटेक्ट में है, जो बॉडी का है या गाड़ी का सरफेस है, इसके कांटेक्ट में है, तो पैर आपका मूविंग अवस्था में आ जाता है और बॉडी आपकी रेस्ट अवस्था में आ जाती है। तो इसी को रिएक्ट करने के लिए आपका पैर इधर की तरफ मूव करने लगा, गाड़ी मान लीजिए इधर की तरफ बढ़ रही है, तो आपका बॉडी इसको रिएक्ट करने के लिए ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाती है, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखिए आप। जैसे कोई कार है, आप बैठे हुए हैं, चल रही है, अचानक वो ब्रेक ले लेता है। अब क्या होता है, आगे की तरफ आप बैठे हुए हैं, आगे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से सेम वही फंडा है इसमें, ठीक। चलिए, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो फोर्स का डायरेक्शन को ये डिफाइन करता है, ठीक है ना। फोर्स और मोमेंटम को डिफाइन करता है। एक बार मोमेंटम आप जान जाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन कहीं आया हुआ है, चाहे यूपीपीसीएस में या बीपीएससी में, बिहार पीसीएस में कहीं आया हुआ है, दे दिया है मोमेंटम, किसी चीज का वेलोसिटी दे दिया है, उसका मोमेंटम दे दिया है, पूछा उसका मास बताइए। मोमेंटम p इक्वल टू होता है mv, इसको संवेग कहते हैं मोमेंटम को। ऐसा आप फार्मूला आप उस टाइम जानते रहेंगे, जब भी ऐसा कुछ आएगा क्वेश्चन, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे आ जाएगा, ठीक। चलिए, तो जो एक आता है न्यूटन फर्स्ट लॉ से फोर्स और मोमेंटम दोनों का डेरिवेशन यहीं से होता है। चलिए देखते हैं, जो फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सेकेंड लॉ पर चलिए, सेकेंड लॉ से ही हम चाहेंगे तो फोर्स का डेफिनेशन निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, एक आता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होता है किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? p बराबर mv, मैं आपको बताया था अभी, mv। इसको आप सॉल्व करेंगे, f बराबर क्या हो जाएगा m में। इसको सॉल्व आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए कि f बराबर m में होता है। इस पर एरो लगाइए, क्योंकि डायरेक्शन वो वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन पर भी एरो लगाइए, ये भी वेक्टर है। इसको आप देख लीजिए कैसे होता है। फोर्स बराबर मैं बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक। m क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक। तो कांस्टेंट का मैथमेटिक्स है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगा तो इस कुछ नहीं टेंशन लेना है। किसी भी कांस्टेंट का हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो जीरो हो जाता है, v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे dv अपॉन dt हो जाता है एक्सेलरेशन, ठीक। f बराबर m इंटू ए, ऐसे ही आ जाता है। इसको कोई जरूरत नहीं है, मैं बता दिया, ठीक। ये हो जाता है फोर्स का। अब ये सवाल उठता है कि फोर्स क्या होता है ना। आखिर में फोर्स है क्या? देखिए, फोर्स वो चीज होता है, बल वो चीज होता है, किसी बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल एजेंट होता है, बाह्य कारक होता है। क्या होता है? बाह्य कारक होता है। ये क्या करता है? कोई बॉडी है मेरा, इसको या चलाने का प्रयास करता है, ठीक, या फिर चला देता है, या फिर रोकने का प्रयास करता है। ऐसे बाह्य कारक को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं, ठीक। ये फोर्स का डिफिनेशन है। एक्सेलरेशन आप जान गए, मोमेंटम आप बता दिए मैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, सेकेंड लॉ मोशन का, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल देखते हैं कि है क्या इसका एग्जांपल। तो इसका एग्जांपल ये है, देखिए मैं लिखा हूं, देखिए कि जैसे एक मान लीजिए एक कुआं है, कोई इसमें से पानी निकाल रहा है, ठीक, बाल्टी से पानी निकाल रहा है, कोई आदमी है, संजोग से एक डोरी टूट गई, तो क्या होता है? बाल्टी तो इस डायरेक्शन में गिरेगी, ये इस डायरेक्शन में गिरता है। तो ये एग्जांपल
मतलब फेमस एग्जांपल है, ये पूछा जाता है। इस पे क्या लगता है, मेरा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। बस आप सिंपल इसको इतना ही याद रखना है कि इस कंडीशन में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगता है। दूसरा ये तो सॉरी यार, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल मैं बता दिया आपको। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से बस मोमेंटम आता है, फोर्स आता है। थर्ड लॉ हम देखते हैं। थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन होता है, एक्शन और रिएक्शन। क्या, जैसे कोई भी बॉडी है, दो बॉडियां हैं, जैसे कोई पत्थर रखा हुआ है किसी सरफेस पे, तो ये इस पे जितना एक्शन लगाएगी, ये सरफेस पे उस पर उतना ही रिएक्शन लगाएगा। ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको कहते हैं एक्शन और रिएक्शन। तो जो कुएं वाला मैं एग्जांपल बताया, इसका है थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। दूसरा एग्जांपल है जो रॉकेट का प्रोपल्सन होता है, जो रॉकेट छोड़ा जाता है, सैटेलाइट वगैरह कुछ भी छोड़ी जाती है, तो उसमें आप देखते होंगे न्यूज वगैरह में कि ऐसे एक जेट रहता है, उसके ऊपर आपका जो भी सैटेलाइट है रखी जाती है, नीचे से आग लगाया जाता है। आप सिंपल इससे समझिए, नीचे से आग लगाया जाता है, इसमें से जो फ्यूल होता है, जो ईंधन होता है, जलता है, इसमें से गर्म गैसें निकलती हैं जो कि सरफेस से फोर्स लगाती है। ठीक, ये फोर्स लगाएंगे, सरफेस से उसको फोर्स लगाता है, ये बॉडी ऊपर उड़ती जाती है। न्यूज में आप देखे होंगे, ये होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक्शन और रिएक्शन का एग्जांपल। तो दो एग्जांपल आपको याद रखना है। कौन सा? एक वेल वाला, कुएं वाला, एक रॉकेट वाला। ठीक, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन का है। F बराबर m में याद रखना है, और P बराबर m इंटू v, ये मोमेंटम याद रखना है। ठीक, ये हो गया मेरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि मोशन वाले चैप्टर में ही है। एक चीज उसमें और मोशन में हम देख लेते हैं। एक मेरा टर्म आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्या होता है? प्रक्षेप गति। क्या होता है प्रक्षेप गति? जैसे मान लीजिए एक ग्राउंड है, आप कोई आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, कोई पत्थर फेंकता है, तो आप नोटिस किए होंगे कि इसका जो पाथ होता है, कोई चीज आप मान लीजिए ग्राउंड खड़े होकर फेंकेंगे तो ऐसे जाता है। ठीक, तो ऐसे पथ को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल पाथ कहते हैं। कोई चीज को हम सीधा फेंकेंगे तो कैसा आपसे पूछेगा कि किसी पत्थर को आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़े हुए हैं, आप फेंक रहे हैं दूर, तो कैसा पाथ करेगा? वो जो रास्ता बनाएगा, ये इसका पथ जो होगा, रास्ता, वो कैसा होगा? पैराबोला, परवलयाकार होता है। ऐसा ये बस याद रखिए कि जो प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप की गति होती है परवलयाकार होती है, पैराबोलिक होती है। ठीक, इतना याद रखना है। एक आप कहीं सपोज करिए आपसे, जैसे मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, y बराबर x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आपको याद नहीं रखना है, बस ये मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो पत्थर में फेंका हूँ यहाँ से, तो इसी का एक पथ है, ऐसा पाथ है, इसका हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ इक्वेशन आता है, उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। बस इसमें ये देखना है कि आपको परवलयाकार उसका पाथ होता है। कैसा होता है? पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक, उसमें एक और चीज आता है कि यहाँ से आप फेंक रहे हैं कोई पत्थर, तो कितना दूर जाएगा, है ना? उसको रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज, परास। ठीक, उसका फार्मूला होता है आर, देखिए आप, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी। देखिए ये 2 थीटा को आप ध्यान दीजिए, 2 थीटा। यहाँ से अब जैसे एच जा रहा है, यहाँ से एक टेंजेंट खींचेंगे। मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मगर अब बस इतना बस सुनते रहिए, समझ में आएगा। ये थीटा होता है। तो पूछता है आपसे कि थीटा की वैल्यू को हम कितना रखें कि ये मैक्सिमम दूरी चला जाए। जैसे आप मान लो कोई भाला वाला भी फेंकता है, जैसे आप देखिएगा नीरज चोपड़ा या फिर कोई भी खिलाड़ी फेंकता है जेवलिन,
तब एक पाथ डिसाइड करता है कि 45 डिग्री पर ही हम फेंकें। आपसे यही पूछेगा। इतना बताने का मेरा मेन पर्पज आपको यही था कि 45 डिग्री बताना, कि 45 डिग्री पर फेंकेगा जो झुकाव रहेगा उसका, तो ये मैक्सिमम पाथ को कवर करेगा। बस इतना याद रखना है। क्यों? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन यू, थीटा की वैल्यू जहाँ 45 रखते हैं तो साइन 2 थीटा है, 2 गुणे 45 क्या होता है 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो बस मुझे इतना ही बताना था कि जो उसका परास होता है, रेंज होता है, वो मैक्सिमम कितना कवर करेगा जब थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? 45 डिग्री रहेगी। ठीक है, तो मेरे समझ से इतना चीजें हो गई। जो मोशन वाला है, एक्सलेशन वाला है, वेक्टर है, टेंसर है, और सब चीजें हो गई, और कोई छूटा नहीं होगा। एक चीज और, इम्पल्स आप देख लीजिए। इम्पल्स आवेग कहते हैं सब। देखिए, कोई ये बॉडी है, ठीक, इसके ऊपर एक कम से कम टाइम के लिए जितना मैक्सिमम ऑफ फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पर, एक मिनिमम टाइम के लिए जितना मैक्सिमम फोर्स लगाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। तो बस इतना जानते रहिए, इम्पल्स बराबर आप एफ इंटू टी होता है। ये भी आप मतलब कुछ एक्सेस रहेगा नॉलेज, तभी सबसे अच्छा रहेगा ना। क्योंकि मान लीजिए मैं पूरा एनसीईआरटी वगैरह का सबका सम अप करके मैं इसको लिखा हूँ कि कोई चीज़ छूटे ना। अब जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो चीज़ तो एकदम ना छूटे। ठीक, चलिए उसके बाद देखते हैं अगला चीज क्या है मेरा? फ्रिक्शन, ठीक, घर्षण। ठीक, घर्षण किसे कहते हैं? जब दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, किसी दो बॉडी के बीच में, जैसे ए मान लीजिए मार्कर है, इस पे हम लिख रहे हैं, मार्कर और एक बोर्ड है, मार्कर के बीच में क्या होता है? एक रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन होता है, मतलब सापेक्षिक, सापेक्षिक गति। ठीक, तो वहां पे क्या होता है? फ्रिक्शन जनरेट होता है। अर्थात दो बॉडी के बीच में यदि रिलेटिव मोशन होता है तो वहां पर घर्षण जनरेट होता है। क्यों होता है? इसको देखिए आप, ये है सरफेस, ये कोई बॉडी है यहाँ रखी हुई है, इधर को आप मूव करा रहे हैं, तो जो बॉडी है ये भी इसके अगेंस्ट, इसके वेलोसिटी के अगेंस्ट में जिधर ये जाना चाहती है उसके अगेंस्ट में एक फोर्स लगाती है, वही क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है। इतना जानिए आप। इसमें दूसरा एक आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन? इसको कहते हैं शायद एस्थेटिक घर्षण, एस्थेटिक घर्षण। ये क्या होता है? कोई बॉडी स्थिर अवस्था में है, ठीक, ठीक है ना, उस पर अब जितना फोर्स लगाते हैं जब तक तो वो गति न करे, उसके पहले जितना भी फोर्स लगता है मैक्सिमम फोर्स, किसी कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स लगता है, क्योंकि इसका जो पोजीशन है इसको आपको चेंज करना है, तो मैक्सिमम फोर्स लगता है। और उसके अगेंस्ट में जितना फोर्स लगाती है बॉडी, दूसरी बॉडी, बॉडी नंबर 2 है 1, उसी को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। जब रोलिंग कंडीशन में कोई बॉडी आ जाती है, रोल करने लगती है, उस केस में जो फ्रिक्शन लगता है उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और जो रोलिंग फ्रिक्शन की, यहाँ आपको ध्यान देना है, जो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो सबसे मिनिमम होती है। ठीक, आप इसी तरह डायनेमिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, ठीक, कि जो गति की अवस्था में फोर्स लगता है उसको वो कहते हैं। ये 3-4 चीजें रहा फ्रिक्शन में। एक चीज और बताना है इसमें, फ्रिक्शन में क्या है? देखिए, फ्रिक्शन का जो वैल्यू है, फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, जो बॉडी की सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। ठीक, ये आपसे पूछेगा, पूछा भी है कई जगह, इसको आपको ध्यान रखना है। वो किस पे डिपेंड करता है? मान लीजिए सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, तो किस पे डिपेंड करता है? जो ये मेरा बॉडी है, इसका जो रफनेस का प्रॉपर्टी है, कितना खुरदरा है, कितना वो सॉफ्ट है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक, आप इतना जानिए। चलिए कुछ और चीजें देख लेते हैं। एक है मेरा
सेंटीपीटल फोर्स वो क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल। जैसे मान लीजिए एक कोई रस्सी है, ठीक, इसमें कोई पत्थर बांधा हुआ है, आप इसको रोटेट करा रहे हैं एक सर्कुलर पाथ पे, वृत्ताकार पाथ पे, जो पथ है इस पर रोटेट करा रहे हैं। तो जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है, ये तो बॉडी बाहर की तरफ लगा रही है फोर्स, जो अंदर की तरफ आप खींचे रहते हैं, ऐसे जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है उसी को क्या कहते हैं? सेंटीपीटल फोर्स करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? mv²/r। आर क्या होता है? ए आर होता है इसका रेडियस, बी क्या होता है? इसका वेलोसिटी होता है। ठीक, इतना आप जानिए। आप मेन, ये तो डिफिनेशन आप पूछेगा नहीं, डिफिनेशन कहीं पे आपसे पूछेगा क्या, उसको हम देखते हैं कि आपसे क्या क्या पूछेगा। ठीक, आपसे ए दे देगा कि कोई स्टोन है, कोई पत्थर है, ठीक, कोई रस्से में बांधा हुआ है, ठीक, इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, तो आपसे क्या बताएंगे? अभी केंद्रीय बल किधर लग रहा होगा? अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ। ठीक, और पूछेगा क्या, और क्या क्या पूछ सकता है आपसे? देखिए, जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक होता है, नाभिक, ठीक, नाभिक में क्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहता है, इसके सेल में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो, उसको क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। किस वजह से लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम जब आगे वाला यूनिट में पढ़ेंगे, हम जो न्यूक्लियर फिजिक्स में जाएंगे हम, तो इसको भी पढ़ेंगे। तो बस आप दिमाग में रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, इसमें जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एक और जो प्लेनेटरी मोशन होता है, उपग्रही मोशन, उपग्रह का जो मोशन होता है, ठीक, कौन कौन उपग्रह? जैसे सन है मेरा, सन के चारों तरफ जितने भी प्लेनेट हैं वो सब रहते हैं, जैसे पृथ्वी है, चंद्रमा है, जितना भी प्लेनेट है, इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो किस, इनका मोशन कैसे होता रहता है? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। क्योंकि सूर्य सबसे बड़ा है, इसके सेंटर की तरफ फोर्स लगते हैं, तो इसलिए ये मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये 4-5 एग्जाम्पल है जो आपसे पूछे। एक और अच्छा एग्जाम्पल है, कोई साइकिल वाला है, जैसे आप साइकिल चलाते हैं, कोई रास्ता यहाँ से मान लीजिए मुड़ता है, ठीक, आप स्पीड से आ रहे हैं इधर, आप क्या करते हैं? अंदर की तरफ झुकते हैं ना, यहाँ से मुड़ाना होता है आपको, अंदर की तरफ झुकते हैं, तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? वो क्या होता है उसको देखते हैं। अप केंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक। जैसे ये है मेरा स्ट्रिंग है, रस्सी है, इसमें आपने पत्थर बांधा है, ऐसे घुमा रहा है आपने, ऐसे घुमा रहे हैं, एक तो फोर्स अंदर की तरफ लगता है, एक जो आभासी बल होता है, ठीक, वो बाहर की तरफ लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं, वो बाहर की तरफ लगता है। तो इसका एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से ही मतलब है, परिभाषा अपने लिए जानिए, इसको अब बस ये जानिए कि ये आभासी बल होता है इतना। जो हम जैसे क्रीम निकालते हैं, दूध मक्खन वगैरह निकालते हैं, तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है? कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। क्योंकि क्रीम से, जैसे आप क्रीम निकालते हैं तो देखिए बाहर के बाद चारों तरफ जो बर्तन की दीवार होती है उसी पर चिपका रहता है, मतलब बाहर की तरफ फोर्स लगता है इसका, ठीक। इसी तरह हम, वो होता है मेरा, क्या होता है, वॉशिंग मशीन, उसमें भी यही लगता है। ऐसे 4-5 एग्जाम्पल आप देख लेंगे, ठीक है। एक चीज है, ये तो हो गया सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स। आप, वीडियो लंबी हो जाएगी मगर मुझे करना ही है। और अपने वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए, अच्छा लगता है आपको कमेंट आता है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, जो भी है नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी है आप कमेंट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी बेनिफिट हों इस चीज़ों से। चलिए देख लेते हैं एक और चीज़, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? जो गुरुत्व केंद्र है,
गुरुत्व। जैसे कोई बॉडी है तो उसका जो पूरा मास है एक जगह से कंसंट्रेट होता है एक जगह, एक पॉइंट पे, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। इस बॉडी को हम कहीं भी इधर उधर ले उसका पोजीशन चेंज करें, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है, उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए आपको यदि हाँ 5 नंबर का भले है पूरा साइंस, मगर 5 नंबर के लिए कंपटीशन है, तो आपको यदि करना है उसका नंबर लाना है, या फिजिक्स से सवाल आए तो छूटे ना, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा है। जब तक 80+ नंबर नहीं आएगा तब तक आप हर चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। चलिए, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैं बता दे रहा हूँ। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है कि किसी बॉडी को हम, जैसे ये चीज़ है, कोई बॉडी है, इसको हम इसका पोजीशन चेंज करें, अपने पोजीशन पर फिर आ जाए, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अनस्टेबल, उसका पोजीशन चेंज करें, अपने पोजीशन पर ना आए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम करेंगे, उसको पोजीशन से कोई उसका फर्क ना पड़े। ये आप जानिए, बस इतना। और स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैं बताया, वहाँ से इसका दूरी जो होगा जहाँ रखी हुई है मिनिमम हाइट पर होगा, तब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। बाद में हम कभी जब डिटेल पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं हम, वर्क। वर्क किसी, जैसे कार्य क्या होता है, कार्य किसी बॉडी पे हम फोर्स लगा के किसी उसके बल के दिशा में जितना विस्थापित कर दें उसको कार्य कहते हैं। बस अब डेफिनेशन जान जाइए। और एनर्जी होती है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी की वजह से होता है, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होता है। जैसे कोई चीज़ आप पत्थर का टुकड़ा लिए, अब छत के ऊपर मान लीजिए आप लेके खड़े हैं हाथ में, वहाँ से गिराएंगे जब, उस केस में वहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। जैसे ए वेलोसिटी प्राप्त कर लेगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो ये है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/mv², पोटेंशियल एनर्जी का mgh। अब फार्मूला बस दिमाग में रखिए। ठीक, बस लास्ट मगर लिस्ट नहीं है, सबसे अच्छा है ये टॉपिक। ये पॉइंट 1 सबसे अच्छा है, वर्क और एनर्जी का क्या है इसे देखते हैं। मतलब आप देखेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे तो हमेशा इसमें से कुछ ना कुछ आया होगा। डायनेमो होता है मेरा, डायनेमो का क्या है, वर्क और एनर्जी का कन्वर्जन है, कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। तो डायनेमो क्या करता है, डायनेमो आप सिंपल यही पूछेगा डायनेमो का क्या काम है, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब बस दिमाग में रखिए, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में। ठीक, कैंडेल क्या होती है, एक केमिकल एनर्जी को किसमें, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सोलर सेल क्या होता है, जो लाइट एनर्जी होती है उसको किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, सितार क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फोटो सेल जो लाइट एनर्जी होती है उसको किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ट्यूबलाइट सेम हुई है, लाइट एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बैटरी क्या होती है, पूछता है बैटरी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और देखिए लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, बताइए, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और क्या होता है, माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बस आप बस ध्यान से सुनिएगा कि मैं इतने चीज़ों को बताया हूँ। देखिए आप क्वेश्चन करेंगे कहीं ना कहीं एक तो मिलेगा ही। ये है वर्क एनर्जी कन्वर्जन, कैसे कौन चीज़ किस में कन्वर्ट होती है। तो बस इसको आपको वीडियो को एक या दो बार देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, दिमाग में बैठ जाएगी बातें। अब ये नहीं है कि मैं कोई नोट्स आपको बनवा रहा हूँ, क्योंकि नोट्स बनवाने का क्या मतलब, किताबें होंगी आपके पास, मुझे बस से कंसेप्ट बताना है। क्योंकि मटेरियल को जितना हम लिमिटेड रखेंगे तो उतना ही नंबर ऑफ टाइम्स हम रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए, आप वीडियो कैसे लग रही है आप बताइएगा।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जो भी हो कमेंट करिए, ठीक है। और लोगों से सब्सक्राइब कराइए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें। चलिए, आप तब तक अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए।